अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा यूनिट है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 में एकिलीजिया के व्हाट इज़ एकिलीजिया, एकिलीजिया हमारे पास क्या है। तो आज हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। एकिलीजिया, द टर्म एकिलीजिया मीन्स फेल्यूर टू रिलैक्स एंड रिफर टू इनएबिलिटी ऑफ द लोअर एसोफेगियल टू ओपन एंड लेट फूड पास इनटू द स्टमक। एकिलीजिया के लफ्जी मानी है फेल्यूर टू रिलैक्स के, जब हमारे पास कोई आर्गन रिलैक्सेशन जिसकी नहीं होती एकिलीजिया उसे कहते हैं। और ये हम किसके लिए यूज करते हैं कि जब हमारे पास लोअर एसोफेजियल पोर्शन, जो एसोफेगस का लोअर पोर्शन जहाँ पे वो एंट्री करता है स्टमक में, अगर वो उसकी रिलैक्सेशन हमारे पास ना हो तो इसको हम कहते हैं एकिलीजिया। As the result, patient with achilles have difficulty in swallowing food। और जो पर्सन हमारे पास एक्लीजिया का होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें swallowing ऑफ फूड, वो खाना नहीं अच्छी तरह निकल सकता, क्योंकि उसका एसोफेगस जो है वो रिलैक्स नहीं होता। जब एसोफेगस रिलैक्स नहीं होता तो वो जो 2 या 3 निवाले खाता है वो नीचे नहीं जाते, उसी एसोफेगस में रहते हैं। सो लिहाजा इस पर्सन को डिफ़िकल्टी होती है स्वॉल्विंग ऑफ फूड में। इट इज़ नोन एज एसोफेगियल एकिलीजिया, कार्डियोस्पाज्म एंड एसोफेगियल एपेरिस्टालिसिस is an esophageal motility disorder involving the smooth muscle layer of esophagus and the lower esophageal sphincter। तो इसमें हमारे पास इसे हम एसोफेगियल एकिलीजिया, इसे हम एसोफेगियल एकिलीजिया भी कहते हैं, कार्डियोस्पाज्म भी कहते हैं कि यहाँ स्पाज्म सा बन जाता है एसोफेगस के स्टमक के एंट्री पोर्शन पे, और वो एसोफेगस जो है वो रिलैक्स नहीं हो सकता। एंड एसोफेगियल एपेरिस्टालिसिस भी इसे कहते हैं। आप लोगों को पता है कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट हमारे पास स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, जिसकी वजह से थ्रू GI ट्रैक आपका फूड जो है वो नीचे की तरफ स्टमक की तरफ जाता है। लेकिन जब हमारे पास एसोफेगियल एकिलीजिया होगा तो वो जो है एसोफेगियल एपेरिस्टालिसिस होगी। हमारे पास एसोफेगियल एपेरिस्टालिसिस होगी यहाँ पे जो देखा है, और फूड नीचे की तरफ नहीं जाएगा स्टमक की तरफ, लिहाजा स्वॉल्विंग डिफ़िकल्टी होगी पेशेंट्स को। और ये किस वजह से होता है, ये या तो हमारे पास स्मूथ मस्कुलर लेयर में प्रॉब्लम हो जाती है, स्मूथ मस्कुलर लेयर में प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर हमारे पास एसोफेगियल स्फिंक्टर जो हैं वो सही से रिलैक्स और कंट्रैक्ट नहीं होते, तो हमारे पास एकिलीजिया या एसोफेगियल एकिलीजिया बन जाता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इनकम्प्लीट लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन। ये किस लिए वो कब होता है कि जब हमारे पास लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उनकी रिलैक्सेशन इनकम्प्लीट हो। इंक्रीज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन, या हमारे पास एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो या कंट्रैक्ट फॉर्म में हो या कंट्रैक्ट फॉर्म में हो, उनकी रिलैक्सेशन इलास्टिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। एंड लेक ऑफ पेरिस्टालिसिस ऑफ एसोफेगस, इनएबिलिटी ऑफ स्टमक मसल टू मूव फूड डाउन द एसोफेगस। और या हमारे पास जो है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, और मस्कुलर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन मस्कुलर एक्टिविटी जो है जो फूड को नीचे ले जाता है वो अगर इफेक्ट हो जाती है हमारे पास, तो इस केस में एसोफेजियल एकिलीजिया बन जाता है। और यहाँ पे आपको फिगर के ज़रिए ये दिखाया गया है कि ये लोअर स्फिंक्टर जो है वो कंट्रैक्ट फॉर्म में रह चुके हैं, वो उनकी रिलैक्सेशन जो है वो नहीं होती, और इसको कहते हैं एसोफेगियल एकिलीजिया। ये देखो, ये एसोफेगस, इस पोर्शन में एसोफेगस जो है स्टमक के साथ एंट्री करते हैं, ये एसोफेगस की एंट्री स्टमक की तरफ होती है, लेकिन ये जगह जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, इसकी रिलैक्सेशन नॉर्मली नहीं होती, और इस कंडीशन को कहते हैं एसोफेगियल एकिलीजिया। एटियोलॉजी, इसका काज क्या है, द काज ऑफ एसोफेजियल मसल्स दैट फेल टू कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली इन पीपल विद मोटिलिटी डिसऑर्डर इंक्लूडिंग एकिलीजिया इज अननोन। तो कहते हैं कि इसका जो मेन रीज़न जो है वो क्या है कि एसोफेगियल मसल जो है
वो रिलैक्स नहीं होते, उसकी एक्टिविटी जो है वो कम पड़ जाती है, उन्हें मोटिलिटी डिसऑर्डर हो जाता है। लेकिन एकिलीजिया कहें इसका मेन रीज़न जो है वो अननोन है कि ये क्यों होता है और किस वजह से ये मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन को मोटिलिटी डिसऑर्डर है या मस्कुलर प्रॉब्लम है और वो इफेक्ट करता है लोअर एसोफेगियल पोर्शन को, तो तब ये डिजीज़ हमारे पास होती है। A recent study show achilles is caused by nerve cells of the involuntary neuron system within the muscle layer of esophagus। लेकिन अभी जो स्टडी, रिमोट स्टडी, जो मॉडर्न स्टडी हुई, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारे पास इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम नर्व न्यूरॉन्स जो हैं, जो हमारे पास मस्कुलर एक्टिविटी को इनिशिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे पास डिजनरेट हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है एक एसोफेगियल स्फिंक्टर जो है वो मसल जो है वो रिलैक्स नहीं होते और वो क्लोज रह जाता है हमारे साथ। दे आर अटैक बाय द पेशेंट ओन इम्यून सिस्टम, और ये हमारे पास न्यूरॉन जो है इन्हें अटैक करता है पेशेंट्स का खुद का अपना इम्यून सिस्टम स्लोली डिजनरेट फॉर रीजन दैट आर नॉट करंटली अंडरस्टूड, और विदाउट एनी रीज़न, जिसका अभी कोई मेडिकल रीज़न नहीं आया। बस वैसे ही आपका जो इम्यून सिस्टम है वो नर्व सेल पे अटैक कर लेता है, नर्व सेल की डिजनरेशन स्लोली करता है, और फिर जब हमारे पास नर्व सेल डिजनरेट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एसोफेगियल पोर्शन में मस्कुलर एक्टिविटी जो है, नर्व्स एक्टिविटी जो है वो डैमेज हो जाती हैं और वो एकिलीजिया बन जाता है। हाउ एवर अ स्मॉल proportion occur secondary to other condition such as esophageal cancer, Chagas disease या Chagas disease, एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉमन इन साउथ अमेरिका। तो कहते हैं कि हमारे पास स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एकिलीजिया जो है वो या तो एसोफेगियल कैंसर की वजह से होता है, या हमारे पास ये चगास डिजीज़ है या चेगस डिजीज़, जिस आप प्रोनाउंसिएशन कर लें, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है साउथ अमेरिका। तो इस डिजीज़ से भी जो है हमारे पास ये हो सकता है, और ये डिजीज़ हम आगे स्लाइड में पढ़ते हैं कि ये किस टाइप का डिजीज़ है। एकिलीजिया इफेक्ट्स अबाउट 1% इन 1 लाख है मेरे ख्याल में, 1 लाख पर ईयर। तो हमारे पास एकिलीजिया जो हैं वो 1 आउट ऑफ 1 into 50 मीन्स 1 लाख इतना पर ईयर जो है पर्सन को इफेक्ट करते हैं। मीन्स 1 लाख में एक पर्सन जो है उसको एकिलीजिया हो सकता है। Chagas disease या Chagas disease is also known as American trypanosomiasis, is a tropical parasitic disease caused by a Trypanosoma cruzi। तो ट्राइपेनोसोमा क्या है? ट्राइपेनोसोमियासिस ये अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज़ जो कि FEC में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास पैरासिटिक डिजीज़ है, इन्फेक्शन है। इट इज़ स्प्रेड मोस्टली बाय इंसेक्ट नोन एज ट्रायोटोमेनाई आर किसिंग बग्स। तो ये हमारे पास इस इंसेक्ट्स की वजह से स्प्रेड होता है, जिसे किसिंग बग्स भी कहते हैं। दिस सिम्टम चेंज ओवर द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन, और ये आपके बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। अगर ये इन्फेक्शन जो है आपके एसोफेगस के नियर वाइज हैं तो जिससे आपको एसोफेगियल एकिलीजिया हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी, एकिलीजिया रिजल्ट फ्रॉम द डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन इन एसोफेगियल वॉल। इसकी हमारे पास किस एकिलीजिया क्यों होगा कि आपके पास जो न्यूरॉन है एसोफेगियल वॉल के इर्द गिर्द वो डिजनरेट हो जाते हैं। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन रिवील डिक्रीज नंबर ऑफ न्यूरॉन गैंग्लियन सेल इन द mesenteric plexus and the ganglion cell that remain often are surrounded by lymphocyte and less prominently by eosinophil। तो हिस्टोरिकल एग्जामिनेशन क्या कहता है? वो कहते हैं कि आपके पास न्यूरॉन सेल्स की डिजनरेशन हो जाती है, गैंग्लियन सेल की डिजनरेशन हो जाती है मेसेंटेरिक प्लेक्सस पे और गैंग्लियन सेल पे। तो आपके पास नर्वस एक्टिविटी जो है वो इफेक्ट हो जाती है, और ये किसके सराउंड होते हैं? ये अंडर द सराउंडेड, दे आर ऑफन सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट लेस प्रोमिनेंटली बाय इजिनोफिल। तो ये लिम्फोसाइट इजिनोफिल इसको सराउंड किया हुआ होता है, और जो है
किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपकी नर्व सेल की डैमेज हो जाए, न्यूरॉन्स की डिजनरेशन हो जाए, तो उसकी वजह से आपको जो है ये एकिलीजिया हो जाता है। दिस इन्फ्लेमेटरी डिजनरेशन स्पेशली इन्वॉल्व द नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूसिंग, और ये हमारे पास इन्फ्लेमेटरी डिजनरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ये लिम्फोसाइट्स और इजिनोफिल उस जगह पे आ जाते हैं और ये डिजनरेशन जो है ये इन्फ्लेमेटरी हो जाते हैं। तो ये इन्फ्लेमेटरी डिजनरेशन क्या है, ये हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज इनहिबिटरी न्यूरॉन दैट इफेक्ट द रिलैक्सेशन ऑफ एसोफेजियल स्मूथ मसल। और जब हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है तो ये न्यूरॉन जो है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स ये इन्फ्लेमेटरी डिजनरेशन होती है जिसके दौरान नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और इनहिबिटरी न्यूरॉन जो हमारे पास एसोफेजियल पोर्शन में होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो आपके रिलैक्सेशन ऑफ एसोफेजियल मसल्स को इनहिबिट कर लेते हैं। फिर आपके पास एसोफेजियल मसल्स की रिलैक्सेशन नहीं होती और एसोफेगस जो है वो ओपन नहीं होता, और इस कंडीशन को कहते हैं एसोफेजियल एकिलीजिया। ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि ये देखो, ये हमारे पास जो है यहाँ पे आपको नज़र आ सकता है कि ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आए हुए हैं जो मस्कुलर एक्टिविटी को इनिशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, डिजनरेशन उसकी हो जाती है। देखो इसमें आपको न्यूरॉन फाइबर नज़र आते हैं, तो इन फाइबर्स की तादाद कम हो जाती है, तो सेंसिटिविटी यहाँ पे कम हो जाती है। और फिर क्या होता है, और फिर हमारे पास ये होता है कि इसकी रिलैक्सेशन जो है वो कम हो जाती है। ये आपको पिक्चर के ज़रिए भी नज़र आता है कि ये कंट्रैक्शन फॉर्म में है। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, द मेन सिम्टम ऑफ एकिलीजिया आर डिस्फेगिया, डिफिकल्टी इन स्वाल्विंग, रिगर्गेटेशंस ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। आपको जो है डिफिकल्टी स्वाल्विंग में होती है, स्वाल्विंग में डिफिकल्टी इसलिए होती है क्योंकि आप जो है एसोफेगस ब्लॉक है, आपका जो फूड आप लेते हैं वो आगे नहीं जाता, तो आगे नहीं जाता तो उसकी वजह से आपको पेन होती है, और पेनफुल की वजह से आपको डिस्फेगिया होते हैं, डिफिकल्टी इन स्वाल्विंग। आप जो है कुछ जो है खा नहीं सकते, अगर खा लें तो वो स्टमक की तरफ नहीं पहुंचता, स्वाल्विंग में आपको निगलने में, खुराक के निगलने में आपको प्रॉब्लम होती है। रिगर्गेटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो वापस ऊपर की तरह एंटीपेरिस्टालिसिस की वजह से आता रहता है। चेस्ट पेन बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे चेस्ट पेन आपको होती है क्योंकि वो जो फूड आप ले रहे हैं उसकी रिगर्गेटेशन होती है, तो वो स्टर्नम चेस्ट पेन क्रिएट करता है। वेट लॉस यूजुअली इन द रेंज ऑफ 5 to 10 kg, और आपके पास 5 से लेकर 10 kg तक आपके पास वेट लॉस होता है। और उसका रीज़न ये है कि देखो आपको डिफ़िकल्टी इन स्वाल्विंग हो रही है, एपेटाइट आपका नहीं है, तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में आ जाते हैं। अब जब आप न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में जाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि आपका वेट जो है वो लॉस हो जाता है। कफिंग व्हेन लाइंग इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और जब आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं तो आपको कफिंग होती है क्योंकि वो रिगर्गेटेशन होते हैं, वो स्टमक कंटेंट वो ऊपर की तरफ आते हैं, और एसोफेगस में पेरिस्टालिसिस की वजह से कोई भी चीज़ नीचे नहीं जाती, उसके वो वापस ऊपर की तरफ आती हैं, तो इसलिए जो आपके पास इरिटेशन होती है अपर रिस्पिरेटरी की, और आपको कफिंग होती है। एस्पायरेशन भी हो सकती है, और इस एस्पायरेशन की वजह से आपको एस्पायरेशन नमूनिया भी हो सकता है क्योंकि एसोफेगस जो है वो क्लोज है, तो जो कंटेंट आप ले रहे हैं वो स्टमक में नहीं जाता सही तरीके से, वो कभी कभार जो है लंग्स में अगर चला गया तो उसके वजह से आपको एस्पिरेशन नमूनिया हो सकता है। डायग्नोसिस हम क्या यूज़ करेंगे, डायग्नोसिस के लिए हम टेस्ट यूज़ करते हैं। 3 tests are most commonly used to diagnose and evaluate a swallowing problem. अगर किसी पर्सन को स्वाल्विंग प्रॉब्लम है, कोई भी खुराक वगैरह निकल नहीं सकता, तो आपने ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट करने होंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि इसको प्रॉब्लम क्या है। पहला हमारे पास है बेरियम स्वाल, द पेशेंट स्वाल अ बेरियम प्रिपरेशन लिक्विड or other form and its movement through the esophagus is evaluated using एक्सरे। हमारे पास ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो बेरियम स्वाल कर लेते हैं लिक्विड या कोई और फॉर्म में, और वो मूवमेंट करता है थ्रू एसोफेगस, जिसकी वजह से जो है एक्सरे में आपको क्लियर कट पिक्चर नज़र आती है, आपको पता चल जाते हैं कि एब्स्ट्रक्शन है, अगर एब्स्ट्रक्शन है तो कहाँ पे है और कितने लेवल तक है, किस डिग्री तक है, कितना एब्स्ट्रक्शन हो चुका है।
नैरोनेस आपको पता चल जाती है एसोफेगस का। एंडोस्कोपी हम करते हैं। अ फ्लेक्सिबल नैरो ट्यूब कॉल्ड एन एंडोस्कोप इज पास्ड इनटू एसोफेगस एंड प्रोजेक्ट इमेज फॉर द इनसाइड ऑफ एसोफेगस ऑनटू अ स्क्रीन। एंडोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि एंडोस्कोपी में हमारे पास एक ट्यूब सा हम इंसर्ट करते हैं जिसके एंड पे कैमरा होता है और हम स्क्रीन की तरफ देते हैं, तो स्क्रीन में हमें नज़र आता है कि इंटरनली एसोफेगस में क्या प्रॉब्लम है। नैरो है और नैरो है तो कितना नैरो है, ऑब्स्ट्रक्शन हुई किस वजह से हुई, तो क्लियर कट पिक्चर जो हमें हमारे पास स्क्रीन में आ जाता है। मैनोमेट्री दिस टेस्ट मेजर द टाइमिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसोफेगियल कंट्रैक्शन एंड लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन। मैनोमेट्री क्या करते हैं, वो हमारे पास एसोफेगियल स्फिंक्टर के कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक्टिविटी को देखते हैं, उसके टाइम को और फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, स्ट्रेंथ को देखता है कि वो किस मजबूती के साथ जो है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है और कितने टाइम के लिए हमारे पास एसोफेगियल स्फिंक्टर की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। ट्रीटमेंट क्या है इसकी ट्रीटमेंट, द अप्रोच टू ट्रीटमेंट इज टू रिड्यूस द प्रेशर एट द लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर। कहते हैं कि अप्रोच ट्रीटमेंट का ये है कि एसोफेगल लोअर जो पोर्शन है उस पर कम से कम बोझ, कम से कम प्रेशर पड़ जाए। थेरापी में हमारे पास इंक्लूड है इंजेक्शन विद बोtulinum टॉक्सिन बोटॉक्स, दिस में हेल्प रिलैक्स द स्फिंक्टर मसल। तो आप ऐसा करेंगे कि अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह की वजह से हुआ है तो आप इंजेक्शन बोtulinum टॉक्सिन देंगे, बोटॉक्स देंगे। मीन्स इंजेक्शन बोtulinum टॉक्सिन, ये हमारे पास टॉक्सिन है, बोटॉक्स दिस में हेल्प रिलैक्स दी स्फिंक्टर मसल। और ये क्या काम करते हैं, ये आपके पास रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर मसल करता है और जब आपके पास स्फिंक्टर मसल रिलैक्स हो जाए तो फूड जो है वो इजीली स्टमक की तरफ चला जाता है। मेडिकेशन सच एज लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये हम यूज़ कर सकते हैं, विच कैन बी यूज टू रिलैक्स द लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर। और इनका काम ही ये है कि ये हमारे पास लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर ले। सर्जरी हम कौन सी करेंगे, कार्ल एंड एसोफेगोमायोटोमी विच में बी नीडेड टू डिक्रीज द प्रेशर इन द लोअर स्फिंक्टर। तो हम इसके लिए एक सर्जरी भी परफॉर्म करते हैं जिसे इसोफेगोमायोटोमी कहते हैं। और इसका काम क्या होते हैं कि ये हमारे पास लोअर एसोफेगल पोर्शन में प्रेशर को रिड्यूस करता है और स्फिंक्टर जो प्रेशर जिन्होंने क्रिएट किया हुआ होता है, जो नैरो होते हैं, जो बंद होते हैं, तो उसको रिलैक्स करता है। ये हमारे पास यहाँ पे दिखाए गए हैं कि हेलर मायोटोमी या एसोफेगोमायोटोमी इज इसेंशियली एन एसोफेगोमायोटोमी द कटिंग द एसोफेगल स्फिंक्टर मसल। ये क्या करता है कि ये हमारे पास स्फिंक्टर मसल को कम काट देता है, तो थोड़े बहुत स्फिंक्टर मसल अगर हमारे पास कट जाए तो एसोफेगस जो है उसकी रिलैक्सेशन हो जाती है। इट इज़ परफॉर्म लेप्रोस्कोपिकली, इसको हम थ्रू लेप्रोस्कोपिकली मेथड के ज़रिए हम परफॉर्म करते हैं। द ऑपरेशन सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई एंड यूजुअली परमानेंट। और इसका जो हमारे पास एक्टिविटी, ये जो हम एसोफेगोमायोटोमी करते हैं, तो ये हमारे पास मैक्सिमम हाई लेवल तक जो है इसकी रिकवरी हो जाती है और ये ऑपरेशन जो है हाई लेवल तक कामयाब होता रहता है हमारे पास। स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट में नीड एडिशनल ट्रीटमेंट, और हमारे पास बहुत से कम पेशेंट इस तरह से जिसे बाकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और जितने भी हमारे पास पेशेंट्स हैं उसको इस इसोफेगोमायोटोमी की वजह से जो है उसके ज़रिए ट्रीटमेंट हो जाती हैं, वो रिकवर हो जाते हैं फुल ट्रीटमेंट। और इसके दूसरे हमारे पास मेडिकेशन आते हैं कि हम कौन कौन से मेडिकेशन यूज़ करेंगे। तो मेडिकेशन में हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम यूज़ करते हैं। इसके बाद सर्जरी आती है। सर्जरी तो मैंने आपको बता दी कि इसलिए हम क्या करते हैं कि स्फिंक्टर मसल जो है उसको थोड़े बहुत काट लेते हैं तो उसकी रिलैक्सेशन हो जाती है। वाइडिंग डायलेशन ऑफ एसोफेगस एट द लोकेशन ऑफ नर्विंग डन ड्यूरिंग एसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। तो एसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो वहाँ पे हमारे पास डायलेट कर देते हैं एसोफेगस मसल्स को। तो आपने क्या करना है, आपने एसोफेगस या एसोफेगल मसल को जो उसको डायलेट रखना है, तो आपके पास पेन कम होगा और एक्यूलीजिया जो है वो उसकी ट्रीटमेंट होगी।
कॉम्प्लिकेशन इसके क्या होते हैं? पहला कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है? पहला कॉम्प्लिकेशन इसका हमारे पास है वेट लॉस। आपके पास जो है वेट लॉस हो जाता है, उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि वेट लॉस इसलिए होते हैं कि चूँकि स्वाल्विंग वगैरह में डिफ़िकल्टी, आपको पेन हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इफेक्ट है, उसकी वजह से सही एब्जॉर्प्शन नहीं होते और आप सही खाना खा नहीं सकते, तो इसकी वजह से आपका वेट लॉस होगा। दूसरा हमारे पास नमूनिया होगा। नमूनिया इसलिए होगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आगे जो है रास्ता बंद है, एसोफेगस स्फिंक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास एस्पिरेशन ऑफ फूड कंटेंट हो सकती है, जिसकी वजह से एस्पिरेशन नमूनिया हो सकता है। उसके बाद एसोफेगाइटिस होते हैं। एसोफेगस को इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड फूड एक्यूमुलेशन होती है, जो हमारे पास इन्फेक्शन के लिए एक सूटेबल जगह है। और एसोफेगियल कैंसर भी हमारे पास हो सकता है, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करें सही टाइम पे तो हमारे पास एसोफेगियल कैंसर भी हो सकता है। एकिलीजिया कैन गिव राइज टू मेनी कॉम्प्लिकेशन इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम। अगर हम इसको टाइम पे ट्रीट न करें तो ये और भी कॉम्प्लिकेशन हमारे पास बना सकता है, जिसमें दिस कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड बैक फ्लो ऑफ फूड एंड एसिड इनटू द एसोफेगस। और ये कॉम्प्लिकेशन क्या है कि इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमारे पास बैक फ्लो ऑफ द फूड हो जाती है और एसिड। तो एसिड इस तरह जाता है कि अगर आपको स्टमक जो है उसमें फ्लूइड वगैरह है और आपको एसोफेगियल एकिलीजिया है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, एंटी पेरिस्टालिसिस होती है और फूड कंटेंट ऊपर की तरफ जाता है, जिसके वजह से आपका एसोफेगस जो है वो इफेक्ट हो सकता है। इफ़ द फूड आइटम इंटर इनटू द लंग्स, अगर हमारे पास फूड आइटम लंग्स में चले जाए तो ये हमारे पास क्या काज करते हैं, तो ये हमारे पास नमूनिया काज करता है। ये हमारे पास नमूनिया काज करते हैं अगर फूड कंटेंट जो है वो लंग्स में चले जाते हैं। सम टाइम अ टीयर में अकर इन एसोफेगस टू, कभी कभार हमारे पास एसोफेगस में भी एक टीयर सा बन जाते हैं, उसमें भी दरारें, लचक जो है, स्ट्रेटनेस, सख्तपन उसमें भी पड़ सकता है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होंगे, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वाल्विंग होगी रिलेटेड टू पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस हो रही तो उसकी वजह से हमारे पास डिफिकल्टी स्वाल्विंग में हो जाती है। बैक फ्लो ऑफ फूड रिलेटेड टू नर्विंग ऑफ एसोफेगस हाइटिस, तो हमारे पास जो है एसोफेगस हाइटिस जो है वो नैरो हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से हमारे पास फूड कंटेंट वो ऊपर की तरफ आते हैं। हार्ट बर्न रिलेटेड टू रिफ्लेक्स ऑफ फूड, फूड की रिफ्लेक्शन होती है जिसकी वजह से आपको हार्ट बर्न भी होता है। पेन रिलेटेड टू स्पाज्म ऑफ द एसोफेगियल मसल, और एसोफेगियल मसल से हमारे पास पेन होता है, स्पाज्म होता है। एंजाइटी एंड स्ट्रेस रिलेटेड टू डिजीज, और डिजीज से रिलेटेड हमारे पास एंजाइटी भी होती है और स्ट्रेस भी होते हैं, क्योंकि आपको जो है पेन भी हो रहा है, न्यूट्रिशनल लेवल भी आपका लो है, आप जो है सही किसे खा नहीं सकते, तो ये हमारे पास एंजाइटी और स्ट्रेस इससे प्रोड्यूस हो सकता है। दी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होंगे, दी नर्स वर्क विद अ पेशेंट एंड फैमिली टू एक्सप्लोर डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दैट विल बेस्ट कंट्रोल डिस्फेजिया विच इज प्रोमिनेंट इन एकिलीजिया। तो आप क्या करेंगे कि नर्स पेशेंट और उसके फैमिली को डाइट, लाइफस्टाइल के चेंजेस वगैरह के बारे में बता दे, उससे पेशेंट के जो है किस टाइम पे किस टाइप का डाइट देना है, इसके बाद टाइप बारे में जो है आप जो अगर बता दें तो उससे डिस्फेजिया जो है उसको काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। एजुकेशन बिगिन विद केयरफुल असेसमेंट ऑफ स्कोप ऑफ डिस्फेगिया विच इंक्लूड, आपके पास इतनी इनके एजुकेशन होनी चाहिए, आप उसको टीच करें पेशेंट को ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें एसोफेगियल एकिलीजिया हुआ है या नहीं। साइन सिम्टम से आपको पता होना चाहिए कि एकिलीजिया है या नहीं है। स्वाल्विंग एबिलिटी विद लिक्विड वर्सेस सॉलिड, तो आप क्या कहते हैं, आपने स्वाल्विंग एबिलिटी, स्वाल्विंग प्रैक्टिस देनी होगी। पहले आप फ्लूइड देंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है आप खुराक पे आएंगे, सॉलिड फूड पे आएंगे। रिस्पांस टू फूड ऑफ डिफरेंट टेक्सचर एंड टेम्परेचर, आप देख ले कि टेम्परेचर फूड जो है डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट कंटेंट उसमें है, तो उसकी तरफ उसका रिस्पांस क्या है। मीन्स ऑयली फूड की तरफ उसका कौन सा रिस्पांस है, स्पाइसी फूड की तरफ एसोफेगियल एकिलीजिया का क्या रिस्पांस है। वेरिएबिलिटी ऑफ डिस्फेगिया, डिस्फेगिया जो है उसकी वेरिएबिलिटी कभी सो डिफ़िकल्टी कभी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी स्वाल्विंग, कभी कम स्वाल्विंग में डिफ़िकल्टी होगी, कभी कभार बिल्कुल होगी भी नहीं। तो ये आप जो है कंडीशंस पे चेक करेंगे और आप इसको इस तरह लाएंगे कि उसे डिस्फेजिया मीन्स स्वेलिंग में स्वाल्विंग में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो स्वाल्विंग में। रिस्पांस टू स्ट्रेस, फटीग एंड अदर एक्टिविटीज़, आपने स्ट्रेस, फटीग और एक्टिविटी को जो है रिस्पांस देना होगा, उसको गाइड करना होगा। अप्रोच यूज बाय पेशेंट टू मैनेज द डिस्फेजिया एंड द डिग्री ऑफ
सक्सेस। तो आप ऐसा अप्रोच करेंगे कि आप पेशेंट को जो है स्टडी दें, आप पेशेंट को जो है इतनी एजुकेशन दें कि वो जो है हाउ टू मैनेज डिस्फेजिया एंड द डिग्री ऑफ सक्सेस के वो जो एकिलीज है जिसका और है जो, तो वो किस डिग्री पे है, वो अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, ट्रीटमेंट उसकी हो रही है, तो ये किस डिग्री पे जो है पहुंच गए हैं, हम किस डिग्री ऑफ सक्सेस पे हैं, मीन्स उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। गिव एंटासिड टू रिलीव फ्रॉम एसिड बर्न, अगर कोई उसे एंटीपेरास्टालिसिस रिगर्गिटेशन की वजह से अगर एसिड स्टमक चेस्ट बर्न है उसे, तो आप उसे एंटासिड देंगे। गिव एनाल्जेसिक टू रिलीव फ्रॉम पेन, अगर उसे पेन है तो पेन किलर आप देंगे, एनाल्जेसिक एंड जो हमारे पास आते हैं एनाल्जेसिक वगैरह हम देंगे ताकि उसे पेन कम हो। इनकरेज द पेशेंट एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, आप पेशेंट को इनकरेज करेंगे और उसे जो है इमोशनल सपोर्ट देंगे ताकि उसकी एंजाइटी स्ट्रेस रिलेटेड टू ए डिजीज़ जो हमारे पास एकिलीज हैं वो कम हो जाए। तो ये आज का हमारा यूनिट था। इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप थ्रू कमेंट हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो थ्रू कमेंट्स आप हमें पूछ सकते हैं। वी विल बी अ वेरी थैंकफुल टू यू। ओके, थैंक यू।